जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो यहाँ से आपको बीपीएससी प्री या मेंस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके मेंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता क्या है और कब इसकी शुरुआत हुई। देखिए, विश्व की 4 नदी घाटी सभ्यता है। सबसे पहले ये जानना है कि जब सभ्यता का विकास हुआ तो नदियों के किनारे ही हुआ। इसके पीछे कई रीजन है कि नदियों के किनारे ही सभ्यता का विकास क्यों हुआ। क्योंकि आप देखते होंगे कि नदी के किनारे जो है यातायात का सुविधा हो जाएगा, क्योंकि पहले तो पक्के सड़क थे नहीं, तो नदी के माध्यम से, नाव के माध्यम से लंबी दूरी तय किया जा सकता था। एक रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न होगा कि नदी के किनारे जल की आपूर्ति रहती है, तो किसी को शौच जाना है, शौचालय जाना है या घर बनाना है, वहाँ मिट्टी मिल जाएगा, ईंट बन जाएगा, ईंट से घर बना सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात है खेती, जो आप उपजाइएगा तो वहाँ की मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ होती है। नदी किनारे की मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ होती है, तो जिससे फसल अच्छा हो जाता है, तो कम मेहनत में ज़्यादा उपज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा रीज़न है, चूँकि पानी का भी प्रमुख संसाधन उस समय नदी ही हुआ करता था, तो लोग नदी के किनारे ही जाकर के बसना शुरू किए। इसीलिए विश्व की जितनी भी प्राचीनतम सभ्यता है, 4 नदी घाटी सभ्यता है, चारों का विकास क्या हुआ कि नदियों के किनारे ही हुआ। जैसे 4 नदी घाटी सभ्यता में जैसे भारत का क्या हो गया आपका सिंधु घाटी सभ्यता, चीन का जो है आपका वांगहो नदी घाटी सभ्यता, क्या नाम है, वांगहो नदी घाटी सभ्यता चीन का। ठीक है, उसी प्रकार से मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है मध्य एशिया, जो कि इराक ईरान में चला था, दजला फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, और एक नील नदी की सभ्यता जिसको मिस्र की सभ्यता बोलते हैं, ये आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। तो ये चारों सभ्यता का विकास नदी के किनारे हुआ। उसी में चूंकि हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप में रहते हैं और जो एग्ज़ाम है यहीं पे होगा, इसीलिए हम लोग को सिंधु घाटी सभ्यता ही पढ़ना है। और उसमें आपको हड़प्पा कालीन, हड़प्पा इसलिए नाम पड़ा है इस सभ्यता का क्योंकि जो शहर सबसे पहले खोजा जाता है इतिहास में, उस शहर के नाम पे उस काल का नाम पड़ता है, उस जगह का नाम पड़ता है, उस सभ्यता का नाम पड़ता है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम पुरातात्विक स्थल था वो हड़प्पा जगह था। ठीक है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, तो वो हड़प्पा जगह के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। आगे इसमें देखिएगा लिखा हुआ है, सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहला शहर जो खोजा गया वो हड़प्पा ही था, और उसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया। 1921 ईस्वी में किसने किया, दयाराम साहनी ने खोज किया, इसीलिए हम इसको हड़प्पा कहते हैं। यह विश्व की 4 प्राचीनतम सभ्यताओं में से क्या है, एक है, जिसका विकास भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। देखो, इस बार से मेंस में पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं की विवेचना कीजिए या व्याख्या कीजिए, तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, कहाँ पे फल, तो वो लिखना पड़ता है। जैसे यह विश्व की 4 नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है, इसका सर्वमान्य काल जो है 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व है, और इसका जो क्षेत्र था उत्तर पश्चिम भारत का जो भारतीय महाद्वीप में पड़ता था, जो कि उसका सबसे पहले तुम नक्शा ड्रॉ करोगे, उत्तर में जैसे मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, और पूरब में आपका हो गया आलमगीरपुर यूपी, और पश्चिम में बलूचिस्तान पाकिस्तान, ये लिखना था। उसके बाद उसकी विशेषता में लिखना है, जैसे वहाँ का सबसे पहले नगर नियोजन के लिए जाना जाता है, सबसे प्रमुख विशेषता उसकी नगर योजना थी। जो सड़कें थी पक्के ईंट के बने, कच्चे ईंट के भी थे, तो एक दूसरे को समकोण पे काट रहे थे। घर जो है 2 मंजिले बने हुए थे। उस समय जब एक तरफ लोग के पास झोपड़ी का भी घर सही से नहीं था, तो दूसरी ओर वो लोग पक्के मकान में रह रहे थे। उस समय उनके पास जो है बाथ टब हुआ करता है, स्नानागार हुआ करता है, तो इसलिए यह सभ्यता की विशेषता है, नगर योजना के लिए वो जानी जाती है। दूसरा रीजन उसकी सामाजिक स्थिति को आपको दर्शाना पड़ेगा, उसका व्यापार किन किन देशों के साथ था, आंतरिक बाह्य व्यापार वो बताना था, उनकी लिपि किस प्रकार की थी, वो लोग लिखना भी शुरू कर दिए थे, वो विशेषता है। तो ये सब धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, इसको लिखते हुए सब डिस्क्राइब कर देना था। ठीक है, तो यहाँ से आपको प्री का भी क्वेश्चन पूछता है और मेंस का भी क्वेश्चन आता है। तो आपको जो ये नोट्स दिए हैं तो दोनों में काम आएगा। ठीक है, ये नोट्स जो है आपको एकदम शॉर्टकट में बड़ा ढंग से बनाया गया है। चूँकि उस समय मानवों के द्वारा कांसा धातु की खोज हुई थी, और कांसा किससे बनता है, तांबा और टीन का मिश्रण होता है। कांसा किसका मिश्रण होता है, तांबा और टीन का मिश्रण। इसीलिए इस युग को हम कांस युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि तांबा और कांसा मिला करके टीन बना,
तांबा और टीन मिला के क्या बना, कांसा बना। इसीलिए इस युग में कांसे का प्रयोग हुआ, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता। क्योंकि सिंधु नदी के किनारे फला फूला, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा की खोज पहले हुई उस जगह के नाम पे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता। और कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए चूंकि उस समय का युग क्या था, कांसे का युग था। कांसे का हथियार बनाया जा रहा था, औजार बनाए जा रहे थे। अब देखिए जो सिंधु नदी है, तो केवल सिंधु नदी ही नहीं है, बल्कि उसके आसपास और भी बहुत सारी नदी हैं। चेनाब है, झेलम है, विस्ता, ब्यास जिसको बोलते हो, वो सब नदी 7 नदियों का वहाँ समूह है, जो कि मेन नदी सिंधु है। जैसे अभी आपके नॉर्थ इंडिया में गंगा, तो गंगा में बूढ़ी गंडक मिल रही है, गंडक मिल रही है, कमला, बलान, कोसी सब आके गंगा में मिल रही है। तो हम मेन नदी किसको मानते हैं, गंगा। अगर ये सभ्यता को हम बोलेंगे तो गंगा नदी घाटी सभ्यता है। हम लोग जिस सभ्यता में भी फल फूल रहे हैं, जिस क्षेत्र में है, वो गंगा नदी का है। तो इस सभ्यता का नामकरण हम गंगा नदी घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रमुख नदी क्या है, गंगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से वहाँ पे जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है भारत का, ठीक है, जो कि आधा पाकिस्तान कह सकते हो और आधा इंडिया में है आपका आलमगीरपुर। लेकिन जब बलूचिस्तान की बात करें, सुतकांगेडोर, वो कहाँ है, पाकिस्तान, मैप में देख पा रहे होंगे। और फिर दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है आपका। तो इस प्रकार से उत्तर में मांडा, तो चौहद्दी जरूर दर्शाना है वहाँ मेंस लिखने में। ठीक है, और इसका जो किलोमीटर वर्ग में 12,99,600, सीधे हम 13 लाख किलोमीटर भी लिख सकते हैं। अगर आपको डाटा इधर उधर हो रहा है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया। यानी कम से कम 1500-1600 किलोमीटर के रेंज में यह सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, अब आइए जो स्थल खोजे गए उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि जब आप लिखिएगा तो 2-4 स्थल का भी नाम वहाँ पे लिखिएगा। और यहाँ से प्री के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कि जैसे पूछेगा कि कांसे की गाड़ी कहाँ से मिला, मछुआरे का चित्र, संग की बैल, कांसे का दर्पण कहाँ से मिला, तो वो हड़प्पा से मिला। और अभी साहिवाल जिला पाकिस्तान में पड़ता है। और इसकी खोज 1921 ईस्वी में किसने किया, दयाराम साहनी ने किया। और यह किस नदी के तट पे है, हड़प्पा, रावी नदी। अगर सिंधु नदी के तट पे बोलेगा तो मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के तट पे। एक मूवी आया था ऋतिक रोशन का, देखे होंगे कि लास्ट में बाढ़ आता है सिंधु नदी में और वो नाव बना के सबको बचाता है। नहीं, तो मूवी में भी बहुत सारा चीज़ दिखाया गया है। एक सींग वाला जानवर बार बार दिखाया जाता है, जो कि उसके सपने में आता है, सूती कपड़े पहने हुए है। नहीं, तो ये सब के साक्ष्य आपको मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। चूँकि वह हीरो जो रहता है, अगर आप मूवी देखे होंगे तो उसमें उसका सपना होता है मोहनजोदड़ो जाने का। जैसे अभी का दिल्ली शहर, उस समय का प्रमुख शहर क्या था, मोहनजोदड़ो। और वह किसी मूवी में जो दिखाया गया, वो दिखाया गया कि वो कभी प्रशासनिक से ही आया था, यानी उसके पिताजी जो थे प्रशासन में थे, तो उसकी भी इच्छा थी। बाद में आप देखेंगे तो उसमें बहुत ढंग से उस सभ्यता को दिखाया गया। ठीक है, मोहनजोदड़ो लरकाना जिला अभी पाकिस्तान में, जो कि सिंध प्रांत में पड़ता है, रखाल दास बनर्जी ने खोज किया। यहाँ से ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, हड़प्पा का खोज किसने किया, कब किया, किस नदी के किनारे है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। अब देखिए यहाँ का प्रमुख जो चीज़ है क्या है, स्थल है विशाल स्नानागार। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ मिला है मोहनजोदड़ो वो है स्नानागार। स्नानागार जो था वो आपका बहुत बड़ा था, और बाथ टब जैसे अभी शहरों में बनाए जाते उस टाइप के थे। सीढ़ियाँ थी, ठीक है, उत्तर दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई थी। छोटे छोटे कमरे भी साइड में बनाए गए थे, शायद वस्त्र बदलने के लिए बनाए गए होंगे। और फिर ये लोग धार्मिक अनुष्ठान में इसका प्रयोग करते होंगे, जैसे हम लोग छठ पूजा करते हैं बिहार में, तो आप देखते होंगे खास करके पोखर नदी में जाके ही करते हैं। उसी प्रकार से माना जाता है कि कोई ये लोग त्यौहार या जो भी मनाते होंगे, धार्मिक करते होंगे, तो वो उसमें जा करके करते होंगे, नहा करके। ठीक है, स्नानागार हो गया, सभा भवन हो गए, अन्नागार, यानी यहाँ की इकोनॉमी सरप्लस थी, यानी लोगों को ज़्यादा खाने से ज़्यादा अनाज हुआ करता था, इसीलिए वहाँ पे अन्नागार मिले, छोटे छोटे बड़े बड़े साइज के भी अन्नागार मिले। ठीक है, तो याद रखना है ये सब मोहनजोदड़ो से मिले। अन्नागार कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो इसको आपको नहीं भूलना है। अब आते हैं नेक्स्ट चौहंद्रो। चौहंद्रो से भी आपका क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। ठीक है, चौहंद्रो तो खास करके यहाँ से पूछेगा श्रृंगार प्रसाधन कहाँ से मिले, जैसे लिपस्टिक हो गया, पाउडर हो गया, ये सब उस समय की महिलाएं, सिंधु घाटी सभ्यता की महिलाएं इसका प्रयोग कर रही थी। तो कहाँ से मिला है,
तो ये सब आपके चौहंद्रो, जो कि अभी भी पाकिस्तान में है ये, और इसकी खोज अर्नेस्ट मैके, एन.जी. मजूमदार दोनों ने मिलकर किया 1935 ईस्वी में। ये भी सिंधु नदी के किनारे है। मनके, जो कि छोटे छोटे जो गला में पहनने के लिए मनके होते हैं वो बनाए, उसके कारखाने मिले, लिपस्टिक के मिले, पाउडर के मिले। तो इसका मतलब है कि ये लोग श्रृंगार प्रसाधन का खोज कर लिए थे, ठीक है। और कहाँ से मिला? चौहंद्रो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होगा पीटी में। चौहंद्रो से क्या मिला? तो श्रृंगार प्रसाधन, पाउडर, लिपस्टिक, ये सब मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लोथल। लोथल बहुत बार पूछा है प्री में कि लोथल जो सबसे महत्वपूर्ण गोदीवारा, यानी इसको क्या बोलते हैं? बंदरगाह, जहाँ पे नाव आकर के रुकता है, ठीक है। तो हमारा जो भारतीय जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र के जो लोग थे लोथल गुजरात के, तो वो लोग व्यापार विदेशों से कर रहे थे उस समय, और वो जो समुद्री मार्ग से करते थे चूँकि, इसीलिए बंदरगाह की आवश्यकता थी। तो लोथल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था, और इसकी खोज रंगनाथ राव ने कब किया है? 1955 और 1962 में। 2 बार वहाँ पे खोजा गया है, खोदा गया है, खोज हुई है। अभी भी होते रहता है। अभी लास्ट ईयर भी जो है राखी गढ़ी का क्षेत्र का विस्तार हुआ है, खोजा गया है, ठीक है। ये भोगवा नदी के किनारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ था? भोगवा नदी, गोदीवारा यही बंदरगाह, हाथीदांत, अग्निवेदिका, दिशा मापक, घोड़े की मिंड मूर्तियाँ, यानी घोड़ा का मिट्टी का मूर्ति मिला है। तो ये सब आपके लोथल से मिला है। देखिए अब कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान का बहुत ही प्रमुख शहर के रूप में जाना जाता है। कालीबंगा इसका नाम पड़ा है काली चूड़ियों के कारण, काली चूड़ियों के कारण इसका नाम पड़ा है कालीबंगा। और हनुमानगढ़ जिला राजस्थान अभी वर्तमान में है। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी 1953 और 1960 में। 2 ईयर में मतलब इसका खुदाई हुआ है, ठीक है। अब है आपका घग्गर नदी। किस नदी के किनारे है कालीबंगा? घग्गर। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जूते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो क्या बोलना है आपको? जूते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्री के दृष्टिकोण से, ठीक है। उसके बाद काली चूड़ियों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। अग्नि हवन कुंड कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए धौलावीरा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो नहर निकासी प्रणाली थी, जल निकासी प्रणाली, ये बेहतरीन था। जो निकासी सिस्टम, जो नाला है जल का प्रवाहित होने का, वो सबसे अच्छा था। कच्छ का रंग गुजरात में पड़ता है धौलावीरा। R.S. बिष्ट ने खोज किया 1990-91 में। मनहर मानसर जो है नदी के किनारे, जल निकासी लिखा हुआ है। और यहाँ की एक और विशेषता थी कि मैक्सिमम शहर जो था 2 भागों में बटे हुए, हाँ, लेकिन ये 3 भागों में बटा हुआ। क्या था कि पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग मैक्सिमम, लेकिन ये 3 भागों में बटा हुआ था। यानी एक में पुरोहित वर्ग रहता होगा, दूसरे में शासक वर्ग, और तीसरे में श्रमजीवी वर्ग रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ की विशेषता है। धौलावीरा 3 भागों में बटा था। उसके बाद बनावली, हिसार, हरियाणा में R.S. बिष्ट ने खोज किया 1973 में, सरस्वती नदी के किनारे, लेकिन अभी लुप्त हो चुकी है। वर्तमान सरकार जो इसको फिर से जिंदा करने का प्रयास कर रही है। मिट्टी का हल का खिलौना कहाँ से मिला है? हिसार, हरियाणा, बनावली जगह से। मिट्टी का हल, यानी वहाँ पे हल का प्रयोग किया जा रहा था, इसीलिए खिलौना मिला। किसका? मिट्टी का। उससे उपयोग नहीं होता, खिलौना है। मिट्टी का जो है वो खिलौना है। जौ के दाने, मुहरे, ये सब कहाँ से मिले हैं? बनावली, जो कि हरियाणा हिसार में पड़ता है, ठीक है। अन्न में याद रखिएगा कोट दीजी, पाकिस्तान में पड़ता है। चित्रित मृदभांड, मतलब मिट्टी के बर्तन। मातृ देवी की मूर्तियाँ, कांसे की अंगूठियाँ, कांसा का अंगूठियाँ, ये कहाँ से मिला है? कोट दीजी। उसके बाद मांडा से स्लेट मिला है, ठीक है। स्लेट नहीं होना चाहिए, यहाँ ब्लेड होना चाहिए, ठीक है। ब्लेड कर लीजिए। मांडा से क्या मिला है? ब्लेड मिला है। सुरकोटदा, ये इंपॉर्टेंट है। घोड़ा की हड्डी कहाँ से मिले? अवशेष, घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है? सुरकोटदा, कच्छ गुजरात में है, ठीक है। वहाँ से घोड़े के अवशेष मिले। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। अब आ जाइए काल निर्धारण। तो इसका जो सर्वमान काल है कार्बन 14। देखो कार्बन 12 और कार्बन 14, ये किसी भी जब कोई भी वस्तु है, पार्टिकल्स है, जब क्षय होता है, इसमें दोनों रहता है। तो इसके मात्रा क्या है? कार्बन 12 में चेंजिंग नहीं आता है, कार्बन 14 घट जाता है। तो इसके आधार पे उसमें आयु का पता जो इतिहास शास्त्री हैं, इतिहास के विशेषज्ञ हैं, वो पता कर लेते हैं, ठीक है।
कि इसका श्रमण काल कितना रहा होगा। उसके तहत इसका श्रमण काल बताया जाता है 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व रहा होगा। ठीक है, तो कार्बन 14 पद्धति आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जो है तिथि निर्धारण होता है। तो कार्बन 14 कार्बन 12 ये आइसोटोप्स होते हैं किसी भी पार्टिकल्स या वस्तु में, उसके आधार पर काल का निर्धारण होता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है माना जाता है 2350 से 1750। 2400 भी रह सकता है, 2500 भी लिखा रह सकता है, तो घबराना नहीं है कि ये नहीं होगा, बस 1750 तक वाले को मार दो। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन ऐसे होता ही नहीं है, होगा ही नहीं, उसी टाइप का आंसर देगा, या तो 2500 से 1750 देगा या तो बहुत ज़्यादा दे देगा। ठीक है, इसके रेंज में अगर देगा तो 2400 दे, 2500 दे, आप सही बना दीजिएगा। अब देखिए विशेषताओं में सबसे ज़्यादा, सबसे पहली विशेषता इसकी, अगर महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें तो वो नगर योजना ही है। बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे देखिए जो खास लोग थे ना वो किले में रहते थे, वो चारों ओर से घिरा हुआ रहता था उनका किला। ठीक है, जो कि मेन रूप से जो कह सकते हो पुरोहित वर्ग और प्रशासनिक इकाई, समाज के प्रतिष्ठित लोग जो होंगे वो आपके इस किला में रहते थे जो पश्चिम में रहता था। और पूर्वी एरिया में जो था वो लोग रहते थे जो कि श्रमजीवी वर्ग के थे, मध्यम वर्गीय थे या उसके नीचे थे, वो लोग यहाँ रहते थे। इनका किला रहता भी था कई जगह नहीं भी रहता था। इनके पास था क्या जो किला में रहते, जिनके पास रहेगा सब कुछ वही ना, किला अपना सुरक्षा प्रशासनिक इकाई। तो एक वर्ग था किलेबंदी दुर्गीकृत में रहते थे, दूसरा वर्ग निचला जो क्षेत्र में रहते थे वो लोग ऐसे खुलेआम रहते थे। शासक वर्ग ऊपर में रहते थे और आम लोग निचले टीला में निवास करते थे। अपवाद देखो यहाँ भी है, धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, एक में प्रशासनिक, दूसरा में व्यवसायी वर्ग का लोग रहता होगा और तीसरा में श्रमजीवी रहते हैं। ठीक है, तो धौलावीरा 3 भागों में बटा था। अब किलेबंदी इसकी विशेषता थी, शहर जो भी थे जगह उसको किलेबंदी, दीवारों से किला बना करके घेरा हुआ रहता था। ठीक है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी 90 डिग्री पे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जैसे ये भूखंड है तो सभी सड़कें एक दूसरे को क्या कर रही है, समकोण पे काट रही है। और एक और विशेषता क्या था कि सड़कें जो थी, ठीक है, उस साइड में किसी का मेन गेट नहीं होता था, मुख्य सड़क पे किसी का मेन गेट नहीं होता, उसके बैक साइड गली में, क्योंकि वो लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा करते थे कि यातायात से लोग जाते आते किस टाइप का आदमी जा रहा आ रहा है, चोर डकैत या उससे बचाव के लिए ये लोग मेन गेट जो है उनको थोड़े दुकानदारी करना था सामने में खोल के, इसलिए वो बैक साइड में अपना गेट बना के रखते थे। उसके बाद सड़कें जो थी पक्की ईंट की नहीं होती थी, क्योंकि उस समय अभी की तरह तो मोटर वाहन तो चलता नहीं होगा, लोग पैदल चलते होंगे या टायर गाड़ी भी नहीं होगा, बैलगाड़ी होगा मान के चलो, तो वो सब पक्की चलने पे मुश्किल होगा पक्की सड़क पे, तो वो लोग कच्चे ईंट का ही सड़क बना करके उस पर अपना व्यवस्था किए हुए थे। और नाली व्यवस्था, वहाँ सड़क के साइड साइड नालियाँ बनी हुई थी, अब बीच बीच में सब में हौज बना हुआ था, बीच बीच में क्या था, हौज था, ऊपर से वो ढका हुआ रहता था, पत्थर के सिलाब से ढका रहता, जैसे आज भी आप देखते होंगे, लेकिन आज देखते हैं तो उसमें हौज नहीं रहता, जनरली सीधे बहाव रहता है। लेकिन उस समय लोग सोख्ता बना करके चूना जिप्सम का प्रयोग करके ईंट का सोख्ता बना के जगह जगह रखते थे, जिससे कि गंदगी वाला पानी जो है उसमें सोख लिया जाएगा। ठीक है, तो ये विशेषता में आप चर्चा कीजिएगा। आवास जो था उपयोगिता दृष्टिकोण से जो है 1 मंजिले 2 मंजिले बहुमंजिले होते थे, पक्के ईंट का व्यापक प्रयोग किया गया था। ठीक है, पत्थर का प्रयोग नहीं है, ये याद रखिएगा कि पत्थर का प्रयोग नहीं होता था। और ईंट का भी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई था 4 2 1 था, 4 लंबाई 2 चौड़ाई, ठीक है, 2 चौड़ाई और 1 ऊंचाई, इस तरीक़ा से बनाया जाता था साइज में। क्योंकि सिंधु घाटी में जितने भी ईंट मिले, चाहे वो रोपर में मिला, चाहे हड़प्पा में मिला, चाहे मोहनजोदड़ो में मिला, चाहे बनावली में मिला, सबका साइज एक ही था, इसीलिए सबको एक ही सभ्यता नाम दिया, क्योंकि सब जगह का ईंट का साइज क्या था, सेम था। और घर जो ढालते थे ना लकड़ी और सतिर, अभी भी आप देखते होंगे पुराने घर जो हैं लकड़ियों पे ऊपर से पत्थर या सिलाब ईंट डाल करके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था। घर में रसोई भी हुआ करता था, आंगन भी थे, स्नानागार और शौचालय की उत्तम व्यवस्था हुआ करते थे, जो आज जा करके अब भारत में 2022 में जा करके हम लोग ODF फ्री हुए हैं। अभी भी लेकिन 90% ही हो पाया है, 10% लोग अभी भी जो है नहीं, उनके घर में शौचालय नहीं है, अगर है भी तो वो यूज नहीं कर रहे हैं।
नोट घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पे ना खुल करके गलियों में खुलते थे। यहाँ तक आपका ये हो गया नगर योजना। अब आ जाइए अर्थव्यवस्था में कृषि। कृषि में 9 प्रकार की फसल है, जैसे गेहूँ, जौ, चावल, रागी, मटर, सरसों, तारबूज, कपास। तारबूज, खरबूज ये सब याद रखिएगा, ये वो लोग उपजाते थे। कपास मुख्य वाणिज्यिक फसल था, क्योंकि ये लोग जो व्यापार करते थे ना, वो रुई का धागा बना करके, कपड़ा बना करके, तब तो रुई धागा किससे बनेगा? कपास। तो खेती ये लोग क्या चीज़ का करते थे? कपास का। हल का प्रयोग भी मिला है, लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। डंडे द्वारा खुदाई और छिटका विधि, डंडे से ही, चूंकि उस समय हल खोजा ही गया होगा लकड़ी का, या डंडे से खोज करके, चूंकि लोहे का खोज हुआ नहीं था, इन लोग को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, इसीलिए ये लोग डंडे से खुदाई या छिटका, पानी जैसे ला के छिटका दे करके अपना उपजाते थे। उसके बाद सिंचाई मुख्यतः प्राकृतिक स्रोत पे डिपेंड था, जैसे वर्षा के पानी पे या नदी के पानी पे, वर्षा आएगा तब, या तो नदी पे। उसके बाद कृत्रिम जो सिंचाई का जो मिला है, वो सोर्ट गई जगह है अफगानिस्तान में, वहाँ पे मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपका सिंचाई का व्यवस्था हुआ है, वो कृत्रिम रूप से अफगानिस्तान सिर्तघई या सुर्तघई लिखा हुआ रहेगा, वहाँ पे हुआ, नहर का निर्माण हुआ। धौलावीरा में जलकुंड और तालाब के साक्ष्य मिले हैं। ये क्वेश्चन आपको पहले भी बताया, धौलावीरा ये बार बार पूछा, जल निकासी, जल से रिलेटेड पूछे तो धौलावीरा आपको जवाब देना है, धौलावीरा आपका सही जाएगा, ठीक है। पशुपालन में मेन रूप से अब देखिए बैल, बकरी, भेड़, ऊँट, ये सब का पालन ये लोग करते थे। इनको घोड़े का ज्ञान नहीं था, ठीक है, इनको घोड़े का ज्ञान नहीं था। किनको? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। जो सुरकोटदा में मिला है कंकाल, वो बोला जाता बाद के काल का है, कोई लाया होगा कहीं से खरीद के। अब एक आध जगह मिलने से मतलब व्यापारी लोग आए होंगे तो वो लेके आए होंगे, ठीक है। शिल्प उद्योग व्यवसाय, सोने, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा का व्यवसाय ये लोग करते थे, लोहा का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता ये भी है कि इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। सूती वस्त्र उद्योग की प्रधानता थी। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, आलमगीरपुर में सूती वस्त्र के उद्योग के साक्ष्य मिले। मनका उद्योग सोना, चांदी, सेलखरी, संग, पक्की, कीमती पत्थरों के बने होते थे। मोहर उद्योग, मोहर सेलखरी का बना होता था, और मोहर के साइज विभिन्न प्रकार के थे, आयताकार भी था, गोलाकार भी था, वर्गाकार भी था, बेलनाकार भी था। मोहर डिफरेंट टाइप्स ये यहाँ पे मिले। अन्य उद्योग में मृद भांड जो मिले हैं वो ब्लैक और रेड कलर का, ये कई बार पूछेगा, ब्लैक और रेड कलर के मृद भांड किस काल के हैं, ठीक है। तो काला और लाल किस काल के हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता। अगर पूछेगा धूसर या चित्रात्मक चित्र बनाया हुआ किस काल के हैं, तो वो है आपके वैदिक सभ्यता का। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसलिए पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। धूसर या गेरुआ या चित्रात्मक जो मृदभांड मिले हैं वो आपके वैदिक काल के हैं। यहाँ पे काला या लाल रंग का मिलेगा। ईंट का साइज आपको बता ही दिए थे। पत्थर का उपयोग जो है धीरे धीरे, उसके बाद चटाई बुनाई भी करते थे। व्यापारिक आंतरिक व्यापार विभिन्न हड़प्पाई स्थल में होता था, जैसे मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, नहीं वो सब के बीच में। और बाह्य व्यापार में इनका मेसोपोटामिया के साथ, मेसोपोटामिया यानी फारस जो देश है, इराक, ईरान, मध्य एशियाई देश, उनके साथ इनका व्यापार होता था। आयात क्या चीज़ का करते थे? खरीदारी। बिटुमिनस कोयला ईरान से लाते थे, चांदी ईरान और अफगानिस्तान से, सोना ईरान और कोलार की खान से, कोलार की खान कर्नाटक में है, वहाँ से लेते थे। तांबा खेतरी राजस्थान से ये लोग आयात करते थे, खरीदते थे। अब निर्यात क्या क्या करते थे? हाथी दांत की बनी वस्तुएं निर्यात करते थे। दूसरा कीमती पत्थर, कार्नेलियन पत्थर के मनके निर्यात करते थे। पशु पक्षी को बेचते थे। काली लकड़ी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण महंगी लकड़ी होती थी, जिस पे घर बनता था, ढाला जाता था, ये बेचते थे। सूती वस्त्र का ये लोग सबसे ज़्यादा व्यापार करते थे। तांबे की बनी वस्तु, अनाज, ये सब ये लोग क्या करते थे? निर्यात करते थे। यातायात के रूप में बैलगाड़ी प्रमुख था। स्थल मार्ग में, जल मार्ग में नाव के भी अवशेष मिले हैं। और मोहनजोदड़ो से नाव का एक खिलौना मिला है, इससे पता चल जाता है कि वो लोग नाव के बारे में जानकारी थी, उनको नाव से यातायात करते थे। अब महत्वपूर्ण बंदरगाह सूतकांगेडोर, सूतकाको, बालाकोट, जो कि ये सब पाकिस्तान में है अभी वर्तमान में, ठीक है। तो ये सब आपको क्या मिला है, ठीक है। तो लगातार उधर से अगर आप देखिएगा तो जैसे यहाँ पे, हाँ, अगर आप भारत का मैप बना दें तो अगर आप देखिएगा पाकिस्तान के एरिया से, ठीक है, तो ये पाकिस्तान के, या चूँकि इधर भी आपका समुद्री पार्ट है, तो इधर से सारे बंदरगाह सिलसिलेवार ढंग से इस तरीक़ा से आए हैं।
तो उधर जैसे सबसे ऊपर में क्या है, सूतकांगेडोर, तो बलूचिस्तान के आसपास का होगा, ठीक है। सूतकांगेडोर, सूतकाको, बालाकोट भी आप जानते हो कि पाकिस्तान, बालाकोट स्ट्राइक हुआ था ना, भारत के आसपास का ही है। उधर से ही अल्लाहडीनो, नागेश्वर, ये सब अब इंडिया में, प्रभास पाटन, लोथल गुजरात में है, भगवतरा महाराष्ट्र, तो ये सब आपके क्या हैं, भारत में है, ठीक है। अब लिपि के बारे में देखो, भाव चित्रात्मक लिपि थी, मछली आकृति के बहुत सारे चित्र वहाँ पे देखने को मिले हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक कोई इसको पढ़ नहीं पाया। तो ये लिखा कैसे जाता था, तो इसको वेस्टोफेंडम लिपि बोलते हैं, यानी पहले क्या होगा, बाएं से दायां फिर दाएं से बाएं, इस तरीका से लिखा जाता है, समझ रहे हो ना। जैसे यहाँ चित्र देख रहा होगा, उधर गए पीछे यहाँ तक गए, फिर इधर से लिखेंगे पीछे से दूसरे लाइन, फिर तीसरे में स्टार्टिंग से, इस तरीका से लिखते थे। और कुल इनको 375 या 400 शब्द के ज्ञान थी, यानी 400 लगभग अक्षर इनके लिपि में था, जिसका ये लोग प्रयोग करते थे। माप तौल में इनको तराजू का ज्ञान था, बटखरों का प्रयोग करते थे 16 के गुणज में, 16 के गुणज में ये लोग बटखरे का प्रयोग करते थे। हड़प्पाई समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, योद्धा, विद्वान, व्यापारी और श्रमजीवी, ठीक है। स्वरूप मातृसत्तात्मक है, समाज में माता का महत्वपूर्ण ज़्यादा है, चूँकि जो मूर्तियाँ मिली, जो चित्र मिले, वो सारे पृथ्वी जो है माता के रूप में दिखाया गया है उसके मिले हैं, इसलिए मातृसत्तात्मक इस समाज को माना जाता है। अगर पूछे सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की समाज है, तो मातृसत्तात्मक है। अगर पूछे वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक, क्या है, पितृसत्तात्मक, ये याद रखना है, ठीक है। अब आगे आ जाए चिकित्सा परीक्षण, तो यहाँ पे देखा गया कि डॉक्टरी लोग जानते थे, भूमध्यसागरीय जो अगर हड्डी का जब उनका पूर्ण विश्लेषण हुआ, तो यहाँ पे 4 प्रकार के जातीय समूह, निर्जातीय समूह के लोग थे, भूमध्यसागरीय, अल्पाइन, प्रोटो और मंगोलाइड। ये जनजातीय समूह क्या होते हैं, जैसे आपका स्ट्रक्चर मंगोलाइड हो गया, जैसे चाइनीज सब जो आप देखते होंगे, असम के तरफ के लोग, आँख छोटा, नाक चौड़ा, शरीर का रंग पीला, थोड़ा नाटा, हाइट, तो ये मंगोलाइड का विशेषता है। प्रोटो हो गए जो भी यहाँ के ST SC जो हैं, भूमध्यसागरीय हो गए जो यहाँ के आर्य लोग जो आए मध्य एशिया से, जो सुंदर दिखने में लंबे तगड़े, नॉर्थ इंडिया में जनरली पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान में बसे, तो ये लोग भूमध्यसागरीय जलवायु के निर्जातीय समूह थे। तो ये सब आकर के पूरे इस क्षेत्र में बसे हैं। मनोरंजन के साधन के रूप में शतरंज था, पासे का खेल था, शिकार करना, मछली मारना, ये सब इनके मनोरंजन का साधन था। सौंदर्य के रूप में आभूषण ये लोग पहनते थे, शाकाहारी मांसाहारी दोनों था। 3 प्रकार के मृतक संस्कार प्रणाली है, यानी मरने के बाद, एक तो पूर्ण समाधान यानी जला दिया गया, एक है पूर्ण समाधान, इसको दफनाना, पूर्ण समाधान मतलब दफनाना, दाह संस्कार यानी पूरा जलाना, एक है आंशिक समाधान यानी आधा जला के जो बचा उसको गाड़ देना, उसको आंशिक समाधान बोलते थे, ठीक है। तो ये तीनों प्रकार की पद्धति थी। संस्कृति के रूप में मातृ देवी की उपासना करते थे, शिव की उपासना करते, पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ जो शिव का रूप है, पूषण नामक देवता, आगे चल के जो समुद्रों का देवता होता है वो भी पशुपतिनाथ ही हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि पशुपतिनाथ की पूजा ये लोग करते थे, और लिंग और योनि की पूजा भी शुरुआत हो चुकी थी, यानी शिवलिंग की जो निर्माण है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सामूहिक स्नानागार, धार्मिक में आपको बता ही दिए, मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार मिले सामूहिक रूप से, ठीक है, वो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के। तो विशेषता में जब आप मेंस लिखेंगे तो इन सब चीज़ों को आप दर्शाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे नोट्स में दिख रहा होगा, डिजाइन भी बनाया गया है किस प्रकार से, इधर छोटे छोटे कमरे हैं और उत्तर और दक्षिण साइड सीढ़ियाँ बनी हुई थी उतरने के लिए। योग में विश्वास करते थे ये लोग को योग में विश्वास था, क्योंकि योग करते हुए बहुत सारे साधु संत के मूर्तियाँ मिली हैं। भूत प्रेत में भी विश्वास करते थे। एक श्रृंगी पशु जो काल्पनिक पशु है उसको ये लोग मानते थे, ठीक है। तो आप देखे होंगे मोहनजोदड़ो मूवी, उसमें आप देखते होंगे कि ऋतिक रोशन के सपने में जो है एक श्रृंगी जानवर आते रहता है, नहीं तो यही काल्पनिक पशु था, एक सिंह वाला कोई वास्तविक पशु था नहीं, लेकिन ये लोग उसकी पूजा करते थे काल्पनिक। कुंवर वाला बैल जो था ये वास्तविक पशु था जिसकी ये पूजा करते थे। वृक्ष में पीपल, बरगद, नीम यानी प्रकृति पूजा ये लोग किया करते थे, प्राकृतिक का पूजा, प्रकृति का पूजा ये लोग करते थे। उसके बाद स्वास्तिक चिन्ह, सर्वप्रथम जो स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग जो मिला है, जो आगे चल करके आप देखिएगा जर्मनी के झंडा में हिटलर ने लगाया था, ठीक है, इसका जो सर्वप्रथम हड़प्पावासी इसका प्रयोग किए थे, ये भी क्वेश्चन प्री में पूछा जा सकता है। अग्निवेद का सर्वप्रथम जो प्रयोग मिला है वो कालीबंगा में मिला है, ठीक है।
तो प्री के भी दृष्टिकोण से और मेंस के भी दृष्टिकोण से ये सब आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए, इनको विज्ञान प्रौद्योगिकी में अंकगणित का ज्ञान था, ज्यामितीय ज्ञान था, दशमलव का विज्ञान था, खगोल विज्ञान, धातु रसायन चिकित्सा का ज्ञान इनके पास था। यानी ये लोग विज्ञान में भी बहुत आगे बढ़ चुके थे। तो ये विशेषता में आपको लिखना है। राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि जो भी साक्ष्य मिले राजनीतिक से जुड़ा नहीं मिला, इसलिए इसका अभाव है। जो विद्वान है उनका मानना है अलग अलग मानना, एक मानना नहीं है। जो हंटर है वो बोलते जनतांत्रिक व्यवस्था थी, यानी लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार वहाँ पे शासन करता था। कोई बोलता है व्यापारी वर्ग का शासन था, जैसे व्हीलर बोलते मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक और धर्म की महत्ता को स्वीकारा है। स्टुअर्ट पिगेट बोलते पुरोहितों का शासन था, जो पंडित पुरोहित थे उनका था। और मैके बोलते प्रतिनिधियों का शासन था। सबसे लोकप्रिय जो है विचार है व्यापारियों का शासन, जो सबसे सर्वमान्य माना गया है, क्योंकि इन लोग का व्यापार बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे था और ये लोग धनी मनी भी व्यापार से ही हुए होंगे। दूसरा कोई कारण नहीं है कि ये लोग धनी मनी हुए होंगे। तो चूँकि वस्त्र का व्यापार करते थे मेसोपोटामिया से, तो ज़्यादा चांस है कि ये लोग जो है व्यापार के माध्यम से ही और व्यापारी वर्ग का ही शासन रहा होगा। ये सर्वमान्य है, सबसे ज़्यादा लोग मानते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वास्तव में देसी थे या विदेशी थे, यानी यहीं पे ये पले बढ़े और यहीं पे ये सभ्यता का विकास किया या कहीं बाहर से आए थे। तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। ये क्वेश्चन आपको मेंस में पूछ सकता है लिखने के लिए, तो इसमें तो शॉर्ट में हमने जो दिया है, लेकिन आपको अगर पूछेगा तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको देखिए कि क्या क्या पॉइंट्स आप उसको दे सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो देसी उत्पत्ति और विदेशी उत्पत्ति में आप लोग क्या इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो देसी उत्पत्ति क्या बोलता है। अब देखिए यहाँ पे विदेशी और स्वदेशी उत्पत्ति, दो प्रकार की उत्पत्ति यहाँ पे देखने को मिलेगी, स्वदेशी और विदेशी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो उत्पत्ति का जो है कि ये लोग कहाँ से आए। ठीक है, तो दो यहाँ पे सिद्धांत है, एक विदेशी और एक देशी। तो विदेशी सिद्धांत के प्रतिपादक जो देखो यूरोपियन जो इतिहासकार थे वो हर हमेशा भारतीय चीज़ों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कि ये सभ्यता बाहर से आई होगी, ये लोग उतना डेवलप नहीं होंगे, इस तरह का मानसिकता था इनका। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, ये विदेशी है, यानी ये जो सभ्यता है ना वो इस देश का नहीं है, ये लोग बाहर से आए। इनका कहना था ये मेसोपोटामिया से आए। ठीक है, और कुछ तर्क भी रखा, लेकिन वो सर्वमान नहीं है। देखो गॉर्डन चाइल्ड, मार्टिमर, व्हीलर, केमर, डी कोसाम्बी, ये सब क्या बोलते हैं कि इनकी उत्पत्ति जो है ना मेसोपोटामिया में हुई और विसरण के द्वारा धीरे धीरे ये सभ्यता का विकास इधर हो गया, मतलब ये लोग इधर आके बसने लगे। ऐसा विदेशी जो मानने वाले जो इतिहासकार हैं मार्टिमर, व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, केमर, डी कोसाम्बी, इनका मानना है। स्वदेशी उत्पत्ति में जैसे रोमिला थापर हैं, ये महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं। आलचिन दंपति हैं, अमलानंद घोष हैं, वो क्या बोलते हैं कि नहीं ये बाहर की संस्कृति नहीं है, ये संस्कृति यहीं फली फूली ग्रामीण संस्कृति ही धीरे धीरे विकसित अवस्था में गई और शहरी सभ्यता बन गई। यानी इसका जो विकास हुआ है राजस्थान की सोथी एवं कालीबंगा के जो लोग थे वही धीरे धीरे डेवलप होकर के अपनी संस्कृति बनाते हैं, शहरी सभ्यता आ जाती है। यानी राजस्थान की सोथी एवं कालीबंगा, बलूचिस्तान की कुल्ली एवं नाल और सिंध की आमरी एवं कोट दीजी, यही सभ्यता जो है धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता ही शहरी सभ्यता में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, रोमिला थापर, आलचिन दंपति, ये सब बोलते हैं ये सब यहीं के लोकल ही हैं, ये संस्कृति कहाँ की है, लोकल ही है। और धीरे धीरे ये लोग जो है ठीक है ग्रामीण सभ्यता से शहरी सभ्यता में कन्वर्ट हो जाते। एक अन्य सिद्धांत है आर्यों से उत्पत्ति, यानी आर्य लोग आए और यहाँ पे इनकी उत्पत्ति की, लेकिन माना जाता है कि आर्य लोग वैदिक सभ्यता में आए। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आज नहीं थे। इसके प्रतिपादक ऐसे लक्ष्मण स्वरूप सहा हैं, लेकिन ये बिल्कुल मानने वाली बात नहीं है, चूँकि जो भी अवशेष मिले वो वैदिक सभ्यता में मिले। लक्ष्मण और रामचंद्रन ये दो जो हैं ये बोलते हैं कि इसकी उत्पत्ति जो है आर्यों के द्वारा हुई है, लेकिन इनका जो ये बात है ये
साबित नहीं हो पाया। ठीक है, क्योंकि जो अवशेष मिले वो सब बहुत बाद के हैं कार्बन डेटिंग के अनुसार। द्रविड़ से उत्पत्ति, इसके जो प्रतिपादक हैं रखाल दास बनर्जी हैं, क्योंकि देवी देवताओं की बहुत ज़्यादा समानता है, इसीलिए ये बोलते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति हुई है द्रविड़ सभ्यता से हुई है, तो ये भी आपका पूरा सही नहीं है। तो ये अलग अलग आपका कथन दे करके क्या करना होगा कि इसके बारे में विश्लेषण करना होगा। ठीक है, उसके बाद है पतन। तो पतन के भी एक कारण नहीं थे। कई इतिहासकार बाढ़ को मानते हैं, चूँकि यह सभ्यता बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। यह सभ्यता जो है बहुत बड़े क्षेत्रों में फैली हुई थी, तो ये सभ्यता में अब देखो जहाँ सिंधु नदी है वहीं बाढ़ आया होगा। अब कालीबंगा में तो बाढ़ आया नहीं होगा, तो बाढ़ को भी सर्वमान्य नहीं माना है। ऐसे इसके प्रतिपादक मार्शल मैक राव हैं। नदियों का सूख जाना, तो सब जगह नदी भी नहीं सूखी होगी। नदियों का मार्ग परिवर्तन, तो पूरा चूँकि अब विशाल क्षेत्र में था, इसीलिए पूरी सभ्यता नदियों के परिवर्तन से भी, मार्ग परिवर्तन से खत्म नहीं हुआ होगा। तात्विक जो हलचल यानी भूतात्विक हलचल यानी पृथ्वी में भूकंप वगैरह, मलेरिया महामारी, कैनेडी बोलते हैं कि मलेरिया नामक प्रोटोजोआ, चूँकि इसका जब हड्डी का विश्लेषण हुआ इसमें प्रोटोजोआ संबंधित बीमारियां निकली। ठीक है, यानी मलेरिया टाइप का कोई बीमारी उस समय हुआ होगा। कैनेडी है प्रतिपादक, तो ये भी संभावना है, लेकिन एक कोई कारक नहीं था। आर्य आक्रमण, मार्टिमर व्हीलर गार्डन चार्ट क्या बोलते हैं कि आर्य आए और उन्होंने इनको नष्ट कर दिया, चूँकि वो लोग घुड़सवार थे, युद्ध कला में निपुण थे, इसलिए ये लोग को युद्ध करने नहीं आता था। उनका एक अपना कहना मानना था। प्रशासनिक गिरावट, जॉन मार्शल हैं, तो रोमिला थापर एक इतिहासकार, वो भी बोलते हैं कि ये जो सेंट्रलाइजेशन जहाँ से ये लोग शासन करते होंगे ना, वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गया, या तो बाढ़ आ गया, व्यापार बंद हो गया। ठीक है, तो जहाँ इनको जो मिलता था इनकम ऑफ सोर्स, जिससे ये पूरा शासन करते थे, वो सेंट्रल पावर ही नष्ट हो गया, चाहे वो बाढ़ से हुआ हो चाहे भूकंप से हो, जिस कारण से धीरे धीरे प्रशासनिक इकाई खत्म हुई और धीरे धीरे जो है खत्म हो। ठीक है, व्यापार में गिरावट, लोकप्रिय मत है कि व्यापार में गिरावट आ गई और धीरे धीरे ये लोग शहर से गांव की ओर बसना शुरू कर दिए और फिर ग्रामीण सभ्यता आ गई और वही सिंधु घाटी सभ्यता है। जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक असंतुलन, अभी एक गुरुदीप सिंह है, फेयर सर्विस एंड गुरुदीप सिंह, इन्होंने उस समय के कुछ पौधे के जो अवशेष मिले उस पर रिसर्च किया, तो पाया कि पौधे में जल की कमी, जो भी विधि हो, उससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पे जल की कमी हो गई, पानी का अंश उसमें कम मिला, जिस कारण से पेड़ पौधे सूख गए होंगे। धीरे धीरे यह लोग के पास भोजन का अभाव हुआ होगा, ये लोग गाँव के तरफ रुख कर गए। तो कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं है, लेकिन सर्वाधिक मत व्यापार वाला है, क्योंकि ये लोग व्यापारी वर्ग के थे और व्यापार करके ही ये आगे बढ़े थे। तो अगर व्यापारिक क्षति हुई होगी, व्यापार में या नष्ट हो गया होगा, तो इनका केंद्रीय शासन खत्म हो गया और धीरे धीरे ये लोग कमज़ोर हो गए आर्थिक रूप से और ग्रामीण जीवन जीने लगे होंगे, गांव की तरफ चले गए। ठीक है, तो ये है आपका पूरा सिंधु घाटी सभ्यता। प्री और मेंस के दृष्टिकोण से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आज तक ना पूछा गया है, ना पूछा जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जो है दिए गए लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर चैनल को कीजिए, क्योंकि यह वीडियो बनाने में स्टूडेंट्स बहुत मेहनत लगता है और आप लोग एक लाइक और एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं तो फिर आपका जो है गुरु दक्षिणा जो है रह जाएगा, तो फिर आपको सफलता में दिक्कत आएगी। गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं, बस आप क्या कीजिए, लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के बीच में शेयर कीजिए, बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।